मयूरेश जोशी हमारे साथ है। मयूरेश, आप तक आवाज़ पहुंच रही है हमारी? बिल्कुल आ रही है अनिल जी। अच्छा, ये बताइए, एडीएच स्टॉक जो इतनी तेज दौड़ लगा रहे हैं, सब में कुछ ना कुछ खबरें। आज रिलायंस कैपिटल के लिए वो होम फाइनेंस कारोबार को अलग से लिस्ट कराने की बात हो रही है। रिलायंस डिफेंस भी कह रहा है कि वो सीडीआर से बाहर आ जाएंगे। 30,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए आज रिजल्ट के साथ संभावना पूरी है कि एयरसेल के साथ डील का ऐलान हो जाए। तो रिलायंस इंफ्रा के लिए भी रिजल्ट्स आए थे कल। तो ये सब स्टॉक बड़ी तेज दौड़ लगा रहे हैं। फंडामेंटली इनमें से आपको क्या पसंद है? नहीं, लार्जली अनिल जी अगर हम देखें तो आई थिंक इंडिविजुअली हर कंपनी को देखना चाहिए। रिलायंस कैपिटल की अगर हम बात करें तो होम फाइनेंस, उसका एयूएम और जितनी ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस पे कुछ क्लैरिटी नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और कितना ये ग्रो कर पाएंगे बिजनेस। सो आई थिंक स्टैंड अलोन अनाउंसमेंट से स्टैंड अलोन फायदा कितना होगा बैलेंस शीट के ऊपर, ये देखना बहुत जरूरी होगा। रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए एट द सेम टाइम आई थिंक नंबर्स कुछ ग्रेट आने की एक्सपेक्टेशन है नहीं। इनफैक्ट टॉप लाइन डी ग्रो हो सकती है, जो आरपीएम है वो शायद फ्लैटिश रह सकता है 45 पैसे के आसपास। तो मेरे ख्याल से आई थिंक इट इज मोर न्यूज ड्रिवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और ये न्यूज शायद थोड़ी सेंटिमेंटल बूस्ट ला रहे हैं स्टॉक्स में, लेकिन फंडामेंटली कितना चेंज होगा आई थिंक इट्स ओनली आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट वी विल कम टू नो। तो मेरे ख्याल से आई थिंक आउट ऑफ दिस होल स्पेस रिलायंस कैपिटल अगर कोई लो लेवल पे होल्ड करता है तो होल्ड करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक जो उसके डिफरेंट सबसेट्स हैं, एसेट मैनेजमेंट, लाइफ इंश्योरेंस शायद फ्लेवर में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आईसीआईसीआई प्रू की भी लिस्टिंग इज अराउंड द कॉर्नर। मेरे ख्याल से आई थिंक वो हो सकता है, लेकिन जस्ट टू वैल्यू होम फाइनेंस बिजनेस रिलायंस कैपिटल में टू बी अ पोटेंशियल वैल्यू ट्रिगर फॉर द स्टॉक, मेरे ख्याल से आई थिंक दैट विल नॉट बी अप्रोप्रिएट। तो मेरे ख्याल से आई थिंक वन रियली नीड्स टू लुक एट नंबर्स टू कम थ्रू फ्रॉम दीस इंडिविजुअल अनाउंसमेंट्स। तो दरअसल मयूरेश कहना चाहते हैं कि और भी कंपनियां जो हैं वो आगे अलग की जा सकती हैं, क्योंकि ये सिलसिला शुरू हुआ है बैंक्स और एनबीएफसीज की ओर से अपने अलग अलग कारोबार की लिस्टिंग का। तो इसलिए यहाँ पर वैल्यू अनलॉकिंग के और भी मौके हो सकते हैं, और इस समय बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज एक ऐसा सेक्टर है जो लगातार बाजार से बेहतर रिटर्न दे रहा है, काफ़ी तेज़ी है, री रेटिंग हो रही है, तो वो सारे मौके दिखाई देते हैं। लेकिन इस बीच मनप्पुरम जनरल एक छोटी गोल्ड फाइनेंस कंपनी है, एनबीएफसी है, जिस पर नज़र डालनी चाहिए, क्योंकि नया 52 वीक हाई बना लिया है इसने, और जबकि मार्केट पिछले हफ्ते के अपने हाई से काफ़ी नीचे है, बैंक इंडेक्स भी अपने पिछले हफ्ते के हाई से नीचे है, इसने पिछले हफ्ते के हाईस को क्रॉस कर लिया है। मानस, क्या मनप्पुरम जनरल आज लेकर जाएंगे? देखिए, आज का ब्रेकआउट इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि मेरे ख्याल से 2010 में 94 के आसपास के हाईस थे, और उसको भी स्टॉक ने ब्रीच किया है। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिख रहे हैं। पिछले करीब अगर आप 1-2 हफ्ते से देखिए तो वॉल्यूम्स भी बेहतर हो रहे हैं। एक कंसोलिडेशन की रेंज बन गई थी 92 और 84 की रेंज में, उसको स्टॉक ने ब्रेक किया है। तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करेंगे, अपने स्टॉप लॉसेस 90 रुपीज़ के नीचे लगाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में स्टॉक 107 या 109 की रेंज को टेस्ट कर सकता है, जो कि शायद 3 से 4 दिनों में भी पॉसिबल है। तो ये है इस वक्त का आपके लिए रुझान। चलिए फोकस करते हैं प्राइमरी मार्केट के एक्शन पर। 2 आईपीओ तो खुले हुए हैं, एल&टी टेक्नोलॉजी और एक्सन। यहाँ पर जीएक्सन का एक आईपीओ खुला हुआ है 2, और प्रूडेंशियल आईसीआईसीआई इंश्योरेंस का आईपीओ भी खुलने की तैयारी में है। तो हमारे एक्सपर्ट से पूछते हैं कौन से आईपीओ यहाँ पर निवेश करने लायक है। एल&टी टेक्नोलॉजीज, पहले मयूरेश इस पर राय दें, कैसे देखते हैं आप इस कंपनी को, और क्या लिस्टिंग गेंस के लिए पैसा लगाना चाहिए? अनिल जी, एज पर एंजल रिसर्च आई थिंक एक सब्सक्राइब की रेटिंग बनती है, और इसके 3-4 मुख्य कारण हैं। एक, अगर आप इसकी स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन देखें, सिटी ग्रुप के आईटी प्लेटफॉर्म को अक्वायर किया था 2011 में। दूसरी बात, आई थिंक इसके जो आरओईज हैं कंपेयर टू इट्स पीयर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एट 40% कंपेयर टू 30-35% फॉर इट्स पीयर्स। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल की अगर मैं बात करूँ तो 45-46% जनरेट करता है कंपेयर टू 35-36% फॉर इट्स पीयर ग्रुप। इसका मुख्य कारण यही है कि जो कैश होल्डिंग्स है शायद ये कम रखते हैं और डिविडेंड पे आउट बहुत ज्यादा देते हैं। तो मेरे ख्याल से आई थिंक हिस्टोरिकली ये ट्रेंड अगर मेंटेन करते हैं गोइंग फॉरवर्ड, और 4 से 5% का डिविडेंड यील्ड जो है अनाउंस करते आ रही है, करते जाती है, तो मेरे ख्याल से इट्स अ स्ट्रॉन्ग रिटर्न फॉर शेयर होल्डर्स। दूसरी बात ये भी देखनी चाहिए कि जो प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म्स हैं और जो इनोवेशन लाते हैं, आई थिंक इसकी वजह से जो 20% की एक टॉप लाइन ग्रोथ, 23% की बॉटम लाइन ग्रोथ हमने हिस्टोरिकली विटनेस की है, एंड वेरी स्ट्रॉन्ग इबिटा मार्जिन, आई थिंक ये शायद आगे भी कंटिन्यू हो। सिर्फ 2-3 रिस्क फैक्टर्स में शायद हाईलाइट करना चाहूँ। एक तो आई थिंक क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क काफी हाई है, टॉप 10 क्लाइंट्स अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 50%, द टॉप मोस्ट क्लाइंट अकाउंट्स फॉर 14%, और एनर्जी वर्टिकल 16% कंट्रीब्यूट करता है, जो शायद थोड़े डोल्टम्स में है बिकॉज ऑफ द एनर्जी प्राइसेस दैट वी आर विटनेसिंग, और शेवरॉन इनका सेकंड लार्जेस्ट क्लाइंट एट अराउंड 7-8%। दूसरा, एक फॉरेन करेंसी रिस्क हो सकती है इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सपोजर एंड कन्वर्जन, बिकॉज रियलाइजेशन शायद डॉलर्स में आते हैं इनको। और तीसरा, आई थिंक जो एसऑप का डाइल्यूशन अगर होता है गोइंग फॉरवर्ड, वो थोड़ा डाइल्यूटिव हो सकता है। बट ऑन द फेस ऑफ इट, बिकॉज ऑफ
of superior return ratios, because of the superior premium that it commands, both on the EBITDA front and on the ROIC, मेरे ख्याल से I think ये company strongly placed within its peer group. ओके, लेकिन L&T इन्फोटेक जैसे हमने देखा मयूरेश कि अब अपने इशू प्राइस से नीचे मिल रहा है, क्या आपको लगता है कि ये स्टॉक इस मामले में ऐसा नहीं होगा और पैसे लगाने के बाद अफसोस नहीं होगा? नहीं प्रदीप जी, आई थिंक व्यू के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपका लंबा नजरिया हो तो मुझे लगता है आई थिंक द बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स आर गुड, जैसे मैं हिस्टोरिकली बता रहा था। और जो मैंने रिस्क फैक्टर्स आई थिंक हाईलाइट किए हैं, अगर ये रिस्क फैक्टर्स प्ले आउट होते हैं तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और क्वार्टर्स, इफ इट्स वर्क्स एडवर्सली, स्टॉक शायद नीचे आ जाए। बट लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स मेरे हिसाब से बोथ इन टर्म्स ऑफ रिटर्न रेशियोज एज वेल एज वैल्यूएशंस पीयर ग्रुप को कंपेयर करते वक्त आई थिंक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। ओके, और प्रू ICICI जाहिर है कि अगले हफ्ते आएगा, तो क्या आपको ये लगता है कि उसके लिए इंतज़ार कर लें या L&T में पैसे लगाएंगे? अगर आप दोनों को कंपेयर करते हैं तो आपका वर्डिक्ट क्या होगा? नहीं, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन तो है नहीं प्रदीप जी, क्योंकि आई थिंक जैसे प्रू ICICI की हम बात करें और बहुत डिटेल वर्किंग की नहीं है, लेकिन जितने प्रिलिमिनरी हमने वर्किंग की है, मेरे ख्याल से जितनी एम्बेडेड वैल्यू है दिस करंट पॉइंट ऑफ टाइम, और अगर आप हायर एंड ऑफ द प्राइस बैंड पे 3.4 टाइम्स का अगर मल्टीपल भी देते हैं तो आई थिंक दैट ओनली टेक्स इनटू अकाउंट द एग्जिस्टिंग बिजनेस दैट ICICI प्रू इज जनरेटिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरी बात आपको ये देखनी चाहिए कि जो इनका न्यू बिजनेस प्रीमियम है एंड द वे दे आर ग्रोइंग द न्यू बिजनेस प्रीमियम एट अ रेट ऑफ अराउंड 8 to 10%, गोइंग फॉरवर्ड अगर ये सेम ग्रोथ मैनेज करते हैं विद द काइंड ऑफ मार्जिन्स दैट looking at and the total amount of gross value premium that it's underwriting, मेरे ख्याल से I think even that valuation has to get captured going forward। हालांकि वो valuation पे I think थोड़ा discounted cash flow का एक mechanism adopt करना पड़ेगा और existing इस पे I think EV यानी embedded value का concept adopt करना पड़ेगा। However I think अगर हम larger concept ले और historically जितने numbers हमने अब तक workout किए हैं, मुझे लगता है काफी attractive proposition लगता है। तो I think it's going to be a very interesting IPO, और मेरे ख्याल से I think looking at the growth and the under penetration of life insurance generally in India, I think prospects for this company of growing the new business as well as growing its value over a period of time काफी स्ट्रॉन्ग लगती है। ओके, तो ये दो अहम बड़े इश्यूज हैं जिन पर इस वक्त पूरे बाजार की नज़र है। ICICI प्रू लाइफ इंश्योरेंस का IPO जो अगले हफ्ते आएगा, और इस वक्त L&T टेक्नोलॉजी का IPO खुला हुआ है, तो जाहिर है उस पर आपकी नज़र है। लेकिन एक छोटा जो इशू और है आज खुला है GNA एक्सेल का। अनिल, यहाँ पर क्या व्यू है आपका? क्या आपने इस पर रिपोर्ट्स देखी है? ज़्यादातर पॉजिटिव लग रही है। हाँ, मुझे लगता है कि ये इशू ठीक हो सकता है। दो चीज़ें हैं प्रदीप। एक तो ये कि अभी मार्केट का माहौल ऐसा नहीं कि बड़े IPO में आप पैसा लगाए, और ख़ासतौर से तब जबकि बड़े IPO में साफ लिस्टिंग गेन की निश्चितता नहीं दिखती हो। अगर यहाँ से बाजार का मूड ठीक हो जाए तो समझिए लिस्टिंग हो तब तक 8,900 9,000 निफ्टी हो तब तो ठीक है, आपको L&T टेक्नोलॉजी का IPO भी शायद थोड़ा पॉजिटिव लिस्टिंग करा दे। अगर दिग्गजों में से ही देखना है तो दोनों में ICICI प्रूडेंशियल बेहतर है L&T और उसके मुकाबले में। लेकिन छोटे में देखा है, मुझे लगता है ये कंपनी इंटरेस्टिंग है। GNA एक्सेल ऑटो एंसिलरी कंपनी है, और मुझे लगता है लिस्टिंग में तो काफ़ी एक्साइटमेंट हाँ एक्शन काफ़ी है इस सेक्टर में। तो अगर जिनको लिस्टिंग गेन के लिहाज से पैसा लगाना है तो उनके लिए ये ठीक हो सकता है। लेकिन एक बात जो इस वक्त तमाम IPO इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखनी चाहिए वो है कि जो लिस्टिंग गेन आपने पहले देखे ना 30, 40, 50% पहले दिन में, वो तो भूल जाइए। अब मिलेंगे तो आपको 5 से 10%, और मार्केट बहुत अच्छे हो गए तो 15%। तो अगर आप उतने लिस्टिंग गेन से संतुष्ट हैं, और दूसरी बात है कि इस बार अलॉटमेंट मिलने के चांसेस इन तीनों IPO में ज़्यादा है, पहले जितने और सब्सक्रिप्शन होंगे नहीं, तो अलॉटमेंट ज़्यादा मिलेंगे और गेंस भले ही परसेंटेज में कम आए लेकिन आपका काम हो जाएगा। हालांकि इस सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस भी है और इस सेक्टर में एक्सीडेंट भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है। राइट, तो फिलहाल लिस्टिंग गेंस के लिहाज से एक मौका लिया जा सकता है। बिल्कुल, तो लंबा नहीं लेकिन लिस्टिंग गेंस का अंदाज़ा तो आप ज़रूर रख सकते हैं। और ये बात भी सही है कि इस बार अगर कम सब्सक्रिप्शन दिखाई देता है तो आपको अलॉटमेंट मिलने की उम्मीद काफ़ी बनेगी, क्योंकि पहले के ज़्यादातर जो कामयाब और सुपरहिट इश्यूज़ रहे हैं उनमें लोगों को अलॉटमेंट ही नहीं मिले, बहुत मुश्किल से मिले, कहीं इक्का दुक्का इशू में अलॉटमेंट मिलते हुए नजर आए। और इस बीच एक अहम खबर कि विदेश से सस्ते भाव पर इंपोर्ट होने वाले टाइल्स पर घरेलू कंपनियां परेशान हैं। सोमानी सिरेमिक्स के अभिषेक सोमानी ने CNBC आवाज़ से खास बातचीत में बताया कि कंपनियों ने सरकार से टाइल्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी को बढ़ाने की मांग की है। जी, हमारा 75% मार्केट टियर 2 टियर 3 से आता है, तो सारा फोकस टियर 2 टियर 3 पे है। करीब 200 शोरूम हमारे पास हैं ऑलरेडी ये छोटी सिटीज़ में, विच इज़ आर फ्रेंचाइजी वे फॉरवर्ड। उसमें ग्रैंडे, एक्सक्लूसिव और स्टूडियो 3 फॉर्मेट्स हैं। 200 ऑलरेडी हैं और 75 और पाइपलाइन में हैं। और अगर इन 75 की बात करें तो 99% इसमें टियर 2 और टियर 3 टाउन में है।
तो आगे चल के आप किस तरीके का बिजनेस इस पूरी इंडस्ट्री के लिए और स्पेसिफिकली अपने ब्रांड के लिए किस तरीके से आने वाला नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आप देख रहे हैं? सो आई थिंक इंडस्ट्री में अभी थोड़ी नमी है। पहले 20% की ग्रोथ आ रही थी इंडस्ट्री की ग्रोथ, जबकि 12% की थी। आज हमारी ग्रोथ करीब 10% के आसपास है, इंडस्ट्री की ग्रोथ करीब 5-6% के आसपास है। तो ये अभी जो बिल्डिंग सेक्टर में जो प्रॉब्लम चल रही है, इसके चलते थोड़ी नमी है। बट आई थिंक दिवाली के बाद थिंग्स आर लुकिंग बेटर। ऑलरेडी इसके साइंस आर अवेलेबल। इस क्वार्टर हमारा मच बेटर जा रहा है पिछले क्वार्टर से। सो आई थिंक आगे आने वाला टाइम बहुत अच्छा है। और GST का, जैसे आपने बोला, सबसे बड़ा फ़ायदा ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री को होगा। तो अगर हम आगे इस बारे में बात करें कि जैसे एंटी डंपिंग जो मार्च के एंड में सरकार ने अलाउ कर दी, तो चाइना की अगर मार्केट से हटने के बाद कितना फ़ायदा हुआ आपकी इंडस्ट्री को, स्पेशली आपके ब्रांड को? जी, चाइना की जब एंटी डंपिंग लगी 6 महीने पहले, उसके बाद फ्रेट रेट चाइना से बहुत कम आ गए। पहले $700-800 हुआ करते थे कंटेनर के, ये करीब $150 से $250 के बीच में है। तो उस कारण जितनी ड्यूटी लगी थी उतनी काफ़ी नहीं पड़ रही है। तो अभी जो फाइनल ड्यूटी आने वाली है एंड ऑफ द मंथ में, उसमें हम यही दरख्वास्त कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि इसको बढ़ाई जाए। $1.37 पर स्क्वायर मीटर से इसको कम से कम $3 पर स्क्वायर मीटर करी जाए, एनीवेयर बिटवीन $2 and $3। तो अगर वो आती है तो उससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा इंडस्ट्री को। तो सेरामिक इंडस्ट्री भी चाहती है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी और बढ़ाई जाए। कुछ शेयर पसंद है मयूरेश आपको इसमें? यदि हाँ तो कौन से? नहीं, अगर ये होता है एनर्जी तो आई थिंक काफ़ी टाइल मेकर्स आई थिंक बेनिफिशियल पोजीशन में रहेंगे। बट मेरे हिसाब से आई थिंक दो चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। एक तो एक्चुअल डिमांड और जो प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ ये टाइल मेकर्स आई थिंक करंटली ऑपरेट कर रहे हैं, और दूसरा आई थिंक जनरली अगर हम देखें जो कैश फ्लोज हैं फॉर द एग्जिस्टिंग बिजनेस इटसेल्फ, आई थिंक और जो वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं थोड़े महंगे हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से आई थिंक थोड़ा स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। बट येस, आई थिंक जनरली आई थिंक इफ दिस कम्स थ्रू सेंटिमेंटली पॉजिटिव होगा तो सोमानी, कजारिया, निटको आई थिंक ऑल शुड रिएक्ट पॉजिटिवली for this news if it comes through. ओके, तो ये व्यू फिलहाल नज़र आ रहा है। और इस बीच अभी भी 3 बजने में कुछ वक्त बाकी है, तो निफ्टी के लिए पोजीशन होल्ड करने का फिलहाल एक मौका है। 8700 के ऊपर निफ्टी बना हुआ है, इस पर हम आगे राय लेंगे। नज़र डालते हैं कुछ और स्टॉक्स पे जिनमें इस बीच हलचल देखने को मिली है। सुज़लॉन की कमज़ोरी बढ़ती हुई नज़र आ रही है और अब अगर आप देखें करीब 1.5 गुना वॉल्यूम भी हो चुके हैं। मयूरेश, क्या लगता है आपको, कुछ ट्रेडर्स जो यहाँ पर एंटर हुए थे इस बार नतीजा देखकर फंस गए हैं, क्या सलाह देंगे? अगेन आई थिंक प्रदीप, जो हम क्लासिकल केस रिविजिट करते हैं क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर, ये बहुत लंबी टाइम की स्टोरी है, 3-4 साल रुकना पड़ेगा। बट कोर डायनामिक शायद बदल नहीं रहे हैं और इन्वेस्टर्स को ये समझना चाहिए कि समय लगेगा प्रॉब्ली इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू मॉडल, इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू रियलाइजेशंस टू प्रॉब्ली इंप्रूव। दूसरी बात ये दिखनी चाहिए, इन्फ्लुएंशियल इन्वेस्टर्स प्रॉब्ली ये कंपनी में आ चुके हैं। बट अगेन फॉर अ टर्न अराउंड टू हैपन फॉर अ कंपनी विच इज प्रॉब्ली जनरेटेड आउट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें टाइम लगता है क्योंकि इसमें जो एक मॉडल होता है आई थिंक दैट इज वेरी वेरी लंपी, और जो स्टेजेस से इकोनॉमी गुजरती है उसके बेनिफिशियल इंपैक्ट शायद लैग टाइम से दिखे। इसलिए आई थिंक द होल पॉइंट अगेन बिकम्स द सेम थिंग। अगर इन्वेस्ट करना हो फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन, आई थिंक देयर आर बेटर स्टॉक्स टू इन्वेस्ट। लॉन्ग टर्म के लिए अगर करना ही हो तो आई थिंक यू रियली हैव टू वेट फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम। ओके, तो ये है राय इस वक्त आपके लिए। और एक राय चार्ट्स पर मानस सुज़लॉन के स्टॉक पर जो नतीजों के बाद तेज़ी से गिरा है, और एक्चुअली प्रॉब्लम है कि ये स्टॉक सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में भर गया है। 28-30 रुपये से ले लेकर अब 15 हो गया है। क्या किया जाए इन लेवल्स पर? देखिए, मेरे ख्याल से अप्रैल में स्टॉक ने 13 रुपये के आसपास बेस बनाया था। उसके बाद एक कोशिश ज़रूर हुई थी स्टॉक ने की थी 200 दिनों के मूविंग एवरेज को ब्रेक करने की, बट उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। लगातार उसके ऊपर हाई प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी गई, और अब जब स्टॉक अपने 100 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है, मैं समझता हूँ जो आखिरी होप है वो 15 रुपये से की जा सकती है। अगर 15 रुपये के लेवल्स ब्रेक हो जाए तो बिल्कुल एडवाइस करूंगा कि अगर आप 18 रुपये 19 रुपये फंसे हुए हैं तो बिल्कुल वहाँ पर निकल जाएं, क्योंकि 15 रुपये के नीचे फिर से मैं समझता हूँ कि 13 रुपये और 12 रुपये 50 पैसे तक के लेवल्स पॉसिबल हैं। इसलिए आखिरी जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 15 रुपये के नीचे रहेगा। ओके, इस बीच निफ्टी कॉल लेने का वक्त हो चुका है, लेकिन इस वक्त एक खबर आ रही है मॉन्सेंटो को लेकर, जहां बेयर ने मॉन्सेंटो को $200 करोड़ की ब्रेकअप फीस के साथ खरीदने का फैसला किया है। जो वैल्यूएशन है वो है $128 प्रति शेयर का। ये ग्लोबल कंपनियों के बीच डील हो रही है, लेकिन मॉन्सेंटो इंडिया पर भी जाहिर है कि इसका असर देखने को मिलेगा। स्टॉक 8% ऊपर है। मयूरेश, क्या भारतीय बाजार में जो लिस्टेड इंडियन एंटिटी है मॉन्सेंटो की, उसके लिए भी कोई ओपन ऑफर आने की आप उम्मीद करेंगे? किस तरह फ़ायदा होगा?
Not too sure, Pradeep, at this point of time न्यूज को कैसे एनालाइज करोगे? आई थिंक आई हैव टू रीड दिस न्यूज इन डिटेल प्रॉब्ली टू कम एंड गेट बैक टू यू। लेकिन हमने पहले ये देखा है अनिल कि ऐसे जो ग्लोबल एक्विजिशंस होते हैं उसमें जो इंडियन यूनिट्स हैं उनके लिए अलग से ऑफर लाने की ज़रूरत पड़ती है। संभावना है और इसीलिए ये स्टॉक भाग रहा है। देखिए $128 में बेयर ने मोनसेंटो के लिए ऑफर दिया। ये बात काफ़ी लंबे समय से चल रही कि या तो बेयर यहाँ की सब्सिडरी के लिए भी ओपन ऑफर देगी या डीलिस्ट करवाने के बारे में सोचेगी। कुछ न कुछ कॉर्पोरेट एक्शन तो होगा और उसी लिहाज से मोनसेंटो का स्टॉक काफ़ी एक्शन में आता हुआ दिखा है आज भी। और जब भी ये बेयर की तरफ से ओपन ऑफर की खबरें, रिवाइज होने की खबरें जब भी आई है तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। हालांकि पक्के तौर पर कहना मुश्किल है कि क्या होगा, किस प्राइस पर होगा, कितना होगा, लेकिन जनरली एक्चुअली वो लोगों की माइंड सेट वही है कि एमएनसी स्टॉक है और एमएनसी स्टॉक में हम ये मानकर चलते हैं कि विदेशी प्रमोटर है और विदेशियों के पास बहुत सारे पैसे होते हैं। उन्हें जब भी कोई ओपन ऑफर देना है, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पे मिल भी हाँ, उन्हें जब भी कभी कोई ओपन ऑफर देना होता है तो प्रीमियम पर ही देते हैं, ऊपर ही देते हैं। हमारे हिंदुस्तान के प्रमोटर्स की तरह नहीं कि बहुत कसेंगे, नीचे के भाव में देंगे। तो वो एक आम धारणा जो है वो शेयर को ऊपर ले जा रही। देखिए बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देता है। लेकिन चलिए, निफ्टी कॉल का वक्त थोड़ी देर ज़रूर हुई, लेकिन ये एक अहम खबर आ रही थी वो बताना आपके लिए ज़रूरी था। 11% ऊपर अब पहुंच चुका है मोनसेंटो। और निफ्टी पर प्रकाश गावा की कॉल सबसे पहले सेल की है। टारगेट 8650, स्टॉप लॉस 8750। 1 से 2 दिनों के अंदर ये कॉल पूरा होने की उम्मीद वो कर रहे हैं। तो ये है प्रकाश गावा की राय। और अब राय आपके सामने कृणाल दायमा की। कृणाल कह रहे हैं निफ्टी में करिए खरीदारी 8670, 8670 होगा आपका स्टॉप लॉस। 8800 के आसपास पहुंचेगा निफ्टी और तब आप मुनाफा वसूली कर लीजिएगा। मानस जायसवाल से भी ले लेते हैं उनकी निफ्टी पर कॉल हमारे साथ है इस वक्त। मानस बताएं, तेजी करेंगे आप भी? देखिए, तेजी जरूर करेंगे। यहाँ पर सेल करने के सवाल नहीं उठता क्योंकि 61.80% ऑलरेडी निफ्टी करेक्ट हो चुका है। बट केवल एक लेवल का इंतजार करेंगे 8740। उसके ऊपर जब निफ्टी निकले तो वहाँ पर खरीदारी करें। 860 का स्टॉप लॉस लगाएं, 8690 का स्टॉप लॉस लगाएं। और आप उम्मीद कर सकते हैं कि 8740 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो करीब 8850 के आसपास होगा। ओके, तो एक बाई कॉल है मानस की ओर से। वागले साहब, आप क्या कह रहे हैं आज? प्रदीप, मैं सेल के साथ ही जाऊंगा। 8820 के सितंबर फ्यूचर्स के स्टॉप लॉस होंगे और 8650 का मेरा टारगेट होगा। कल नहीं, बट 1 या 2 दिन का व्यू से लेकर मेरा व्यू अभी भी बेरिश है। तो व्यू अभी भी बेरिश है और अब तक अहम लेवल निफ्टी ने पार नहीं किया, ऊपर की तरफ है। इस बीच कुमार मंगलम बिरला साहब बात कर रहे हैं। आज बता दें आपको, हिंडाल्को की एजीएम भी है और उस एजीएम में वो बातचीत कर रहे हैं। आइए सुनते क्या कहना है। I would like all of you to join me in congratulating him for taking on the leadership role of Hindalco and wishing him all success in this assignment. तो ये थे कुमार मंगलम बिरला साहब जो हिंडाल्को की एजीएम में बात कर रहे हैं, चेयरमैन। थोड़ी देर में हम फिर से उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि क्या कुछ कहना है उनका। इस बीच आप देख सकते हैं बाजार एकदम शांत कारोबार दिखा रहे हैं, लेकिन मिड कैप शेयरों की मजबूती प्रदीप थोड़ी और बढ़ती दिख रही है। अब लगभग 1.25% का इजाफा मैं मिड कैप इंडेक्स में देख रहा हूँ। तो दिन का ट्रेड जैसे जैसे ऊपर जा रहा है और चूँकि 3 बजे हमने निफ्टी की कॉल्स तो ली, लेकिन एक बार के फटाफट क्यों ना ग्लोबल मार्केट्स भी देख लिए जाएँ। लाइए यूरोप के बाज़ार पहले तो कि किस तरह से वहाँ मजबूत शुरुआत होने के बाद क्या मजबूती टिकी हुई है, नज़र डाल लेते हैं एक बार। यूरोप में आप देखिए फुट्सी लगभग 0.5% मजबूत है। कैक डेक्स थोड़ी मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। वहाँ ज़्यादा मजबूती नहीं है, मामूली मजबूती है। डाउ फ्यूचर्स पर नज़र रखिए, डाउ फ्यूचर्स आज किस तरह का कारोबार दिखाएंगे ये देखना ज़रूरी है। और सिर्फ 10 अंक ऊपर है। शायद यही वजह कि एफआईज की थोड़ी बिकवाली है और उनकी बिकवाली जनरली दिग्गज शेयरों में होती है और यही वजह दिग्गज शेयर ठंडे हैं, लेकिन घरेलू फंड खरीदारी कर रहे हैं आज कैश मार्केट के स्टॉक में। तो ऐसे ही एक बड़े घरेलू फंड से बात करते हैं। हमारे साथ सुंदरम म्यूचुअल फंड के सीईओ सुनील सुब्रमण्यम साहब कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियो में। सर नमस्कार। नमस्कार। बड़ा इंटरेस्टिंग बाजार दिख रहा है, मतलब दोनों तरफ के लोग हैं। कुछ मानते हैं कि यहाँ से अच्छा करेक्शन होना चाहिए, बड़े भाग गए हम बजट के बाद से नॉन स्टॉप, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं तेजी तो हिंदुस्तान में बनी रहेगी। तो ये व्यू दोनों तरफ के आ रहे हैं, आप क्या समझते हैं किस तरफ बाजार का डायरेक्शन है? सेकेंड हाफ में है तेजी तो हिंदुस्तान में आनी है। बिल्कुल, क्योंकि लॉन्ग टर्म तौर से आप देखेंगे कि एक ग्रोथ ट्रेंड जो वर्ल्ड में है, तो एडवांस इकोनॉमीज़ का तो आप देख रहे हैं कि 2% से ऊपर बहुत मुश्किल से दिख रहा है अगले 2-3 साल में,
राइट। तो ये जो स्थिति है उसके कारण क्या हुआ है, उधर एक तरफ क्वांटिटेटिव ईजिंग की जो लिक्विडिटी की पंपिंग नोट छाप जो हो रही है, और दूसरी तरफ नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स की जो सिनेरियो। आज दुनिया में हालत ऐसी है कि करीबन 25% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी नेगेटिव इंटरेस्ट सिनेरियो में है। तो यही है प्राइमरी कारण कि पैसा जो वहाँ पे, या जो हेड फंड का हो, पेंशन फंड का हो, सॉवरेन वेल्थ फंड का हो, ईटीएफ का हो, सब बाहर निकल के इमर्जिंग मार्केट और इमर्जिंग एशिया और इंडिया की तरफ दौड़ रहा है। और इसमें एक खास ऐसी चीज़ है कि बाकी के इमर्जिंग देशों में सभी पर एक डिमांड का डिपेंडेंस है कि एडवांस देश में अगर डिमांड बढ़ता है तो उनकी इकोनॉमी बढ़ती है, पर खाली इंडिया ऐसा देश है, अब हमारी डेमोग्राफिक सिचुएशन जो ऐसी है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन आके उसको एक सपोर्ट दे रहा है। तो ग्रोथ ट्रेंड आप देखेंगे कि ओवरऑल इमर्जिंग इकोनॉमीज में करीबन 5% से लेकर अभी थोड़े थोड़े नीचे आके 4-4.25 तक पहुंची है। इमर्जिंग एशिया में देखिए आप करीबन 7 के लेवल से उठकर अब करीबन 6 के लेवल पे धीरे धीरे कम हो रहे हैं, क्योंकि एडवांस देशों पे उनका डिपेंडेंस है। खाली इंडिया में हमने 6.5 से अभी धीरे धीरे बढ़कर अभी 7.25 तक पहुंच गए। तो ये डोमेस्टिक कंजम्पशन का जो प्ले आ रहा है, इट्स अ वेरी यूनिक फैक्टर फॉर हमारा देश, कि एक तरफ एफआईएस जब एलोकेट करते हैं वो ये भी देखते हैं कि विद इन द थिंग जहाँ पे लोकल ग्रोथ है, जहाँ जिसका फायदा हम उठा पाए। तो इंडिया में कॉन्फिडेंस आती है अल्टीमेटली फ्रॉम अ लोकल सिनेरियो। तो जिस तरह की खरीदारी हुई है, कुछ वैसी ही बिकवाली भी पिछले हफ्ते भर से अगर आप देखें तो हो रही है। तो यानी पैसे यहाँ पे ज़्यादा आए हैं तो निकलेंगे भी ज़्यादा यहाँ से? नहीं, वो बात ऐसी है कि ये निकलती वाली पैसे कौन सी पैसे है, जो हॉट मनी है, जो न्यूज़ फ्लो, जो कि फेड रेट हाइक की एक खबर आ गई तो उनका एक ऑटोमेटिक रीअलोकेशन होता है बेस्ड ऑन दी एस्टिमेटेड इंटरेस्ट रेट, राइट। सो दिस हॉट मनी व्हेन इट फ्लोज आउट, इंडिया में अभी बेस्ट बेनिफिट क्या हो रहा है कि रिटेल मार्केट में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स इन्वेस्टर्स को रेकमेंड कर रहे हैं, उनको एसआईपी के रूट ज़्यादा कर रहे हैं। तो आज आपको ये जान से अच्छा एक चीज़ होगी, आपको भी होगा खबर, कि करीबन 40,000 करोड़ हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एसआईपी के रूट में एक साल के टाइम फ्रेम में आ रहा है। यानी 3,500 करोड़ का एसआईपी इन्फ्लोज हर महीने है। और ये करीबन हर महीने आप देखेंगे कि 4 या 5 दिन होते हैं एसआईपी के दिन, 1, 7, 14, 25। यानी एक साल में करीबन 40 या 50 दिन ऐसे हैं जहाँ पे ये 40,000 करोड़ इकट्ठा मार्केट में आ जाते हैं। सर, तो ये पैसा जा कर रहा है? मैं रोज डेटा देखता हूँ, डोमेस्टिक फंड की सेलिंग ही आती है, हार्डली खरीदते हैं। आप ऐसे बोल रहे हैं, हमारे फंड हाउस तो रोज खरीदती आ रही है। तो इसमें क्या लार्ज कैप और मिड कैप में बहुत फर्क होता है, क्योंकि लार्ज कैप में क्या होता है कि दे हैव टू रिएक्ट टू मोमेंटम, टू सेंटिमेंट, टू व्यूज, बिकॉज एज इट इज उनके वैल्यूएशन एक हाई लेवल पे होते हैं। बट मिड कैप क्षेत्र में क्या होता है कि समझिए अब 40 फंड हाउस के पास सबके पास मिड कैप फंड है, तो हर एक फंड 50-60 स्टॉक्स, बट इनका ओवरलैप बहुत कम होता है। तो ओवरऑल इन 40 फंड हाउस में करीबन एक 500 मिड स्टॉक्स को खरीदते रहेंगे। तो जब पैसा आता है तो वो फैल जाती है, इसलिए आप देखिए मिड कैप का परफॉर्मेंस अभी भी मजबूत है, बढ़ती जा रही है। हाँ अजय सर, हमने आपको आज एक बहुत अच्छे दिन बुलाया एक्चुअली, क्योंकि आपका फंड हाउस मिड कैप फंड्स के मामले में लगभग नंबर 1 माना जाता है मार्केट में। बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस आपके मिड कैप फंड की है, आज फिर से 1.25% मजबूत है। और मिड कैप इंडेक्स तो जो तेज़ दौड़ लगाया सेंसेक्स निफ्टी के मुकाबले में। ये बताइए सर, क्या लगता है अभी मिड कैप आपको सस्ते लगते हैं, या फिर बताइए कि नहीं बहुत महंगे हो गए दिग्गजों के मुकाबले में? नहीं, देखिए मिड कैप में आप ये सस्ता महंगे की बात इंडेक्स को देख के बता रहे हैं, करेक्ट। अगर आप ये देखें इंडेक्स में जितने स्टॉक है और जितने इंडेक्स के बाहर जितने स्टॉक है, ओवरऑल मिड कैप क्षेत्र करीबन ओवर वैल्यूड नहीं दिखता है हमारे लिए, क्योंकि स्पेसिफिक स्टॉक्स अगर एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, देखिए 2 चीज़ होती है मिड कैप में। आपकी जो रैली हुई है मिड कैप में पिछले 2-3 साल से, वो एक वैल्यूएशन एक्सपेंशन की रैली हुई है। अभी सेकेंड फेज ऑफ ग्रोथ है, जो एक्चुअल ईपीएस ग्रोथ ये कंपनियां दिखाएंगी उसको डिस्काउंट करने वाली अभी दिन जो आ रहे हैं। तो अगले 3-4 साल में आप देखेंगे तो पी फॉरवर्ड पी आज क्या है मिड कैप इंडेक्स का भी 20 है। वो समझो कि इंडेक्स में प्रॉब्लम ये होती है कि हर सेक्टर को एक अलोकेशन देने की जरूरत पड़ती है। यानी जो सेक्टर मेटल्स अगर अच्छा नहीं कर रहा है, कमोडिटीज अच्छा नहीं कर रहा है, फिर भी उसको एक अलोकेशन। तो ओवरऑल मिड कैप इंडेक्स की वैल्यूएशन देखें तो उसमें ये होती है। मगर फंड हाउसेस ना अपनी तरह से तो रिसर्च के कारण ना वो खराब सेक्टर में ज़्यादा अलोकेशन दे, ना स्टॉक जिसकी फ्यूचर आउटलुक अच्छी नहीं है उसको पोर्टफोलियो में लगाते हैं। तो इसके कारण सभी मिड कैप फंड्स इंडेक्स को आसानी से बीट करते हैं एक लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में। और अगर आप इन्वेस्ट मिड कैप फंड्स में कर रहे हो तो हर एक मिड कैप स्टॉक का एक 3 to 5 years अगर कैश फ्लो प्रोजेक्शन करके एक टारगेट प्राइस सभी फंड हाउसेस रखते होंगे, तो उसके नीचे जब भी स्टॉक ट्रेड होती है तो खरीदारी करने की है।
तो वही मैं कह रहा हूँ सवाल यहाँ पे ये है कि देखिए अभी पिछले 6 महीने में सेंसेक्स निफ्टी 15% चले, मिड कैप इंडेक्स करीब 20-22% चला है, स्मॉल कैप इंडेक्स 25% चला है, और आपका जो सुंदरम सेलेक्ट मिड कैप है, इसके अलावा 4-5 और फंड है, डीएसपी ब्लैक रॉक का स्मॉल कैप फंड है, प्रिंसिपल इमर्जिंग ब्लू चिप है, ये सारे मिड कैप फंड्स ने 30% से ऊपर का रिटर्न दिया है। तो क्या इंडेक्स के मुकाबले डबल रिटर्न आप ये लगातार सस्टेन कर सकते हैं, या इवेंचुअली आप कहेंगे कि अब इंडेक्स को भी बढ़ना पड़ेगा तभी मिड कैप का ये आउट परफॉर्मेंस चलता रहेगा? अगर इंडेक्स नहीं चला तो आप और इससे ज्यादा आउट परफॉर्म नहीं कर सकते। देखिए, दुगना आउट परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना मुश्किल है, लॉ ऑफ मीन रिवर्शन तो होती है, मगर 5 to 7% आउट परफॉर्मेंस इंडेक्स दे दिया तो वो इन्वेस्टर्स के वेल्थ क्रिएशन लिए काफी है। सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज इंडेक्स मेरे ख्याल में करीबन 20 पी रखे तो 20% ईपीएस ग्रोथ है, तो ऑटोमेटिकली 20% रिटर्न्स इन्वेस्टर को मिलनी चाहिए, और फंड्स अगर 5 से 6% उससे ज़्यादा देते हैं, सो 25-26 पर एनम रिटर्न इज, आई थिंक इन्वेस्टर शुड बी वेरी हैप्पी ओवर अ लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम टू रिसीव दैट काइंड ऑफ। इस तरह का रिटर्न भी अगर आप देखें 6 महीने में 30%, ऐसा पिछले 10 साल में कितनी बार हुआ है? पिछले 10 साल में शायद 4 बार हुआ है होगा। ओके, तो ये उनमें से ये एक ऐसा बेहतर टाइम है। करेक्ट, ऐसा बेहतर टाइम है। खाली डिफरेंस एक यहाँ पर है कि बाकी जो 4 दफा जो हुआ था तो एक मोमेंटम के कारण हुआ था, राइट। 2003 में जो हुआ था वो एक फंडामेंटल के कारण हुआ था, 2007-8 में जो हुआ था वो मोमेंटम के कारण हुआ था। अब जो हो रहा है इसमें 2 चीज़ें हैं। एक, जितना भी मैं फंड मैनेजमेंट साइड से बात कर रहा हूँ, एक चीज़ माननी पड़ेगी कि अभी इतना ये रैली इज नॉट सो मच ड्यू टू फंड मैनेजर्स एज ड्यू टू इन्वेस्टर्स। ओके, इन्वेस्टर्स एक्चुअली ड्राइव कर रहे हैं फंड मैनेजर को जाके खरीदो। क्यों? क्योंकि ये एसआईपी रूप में वो पैसा डालते रहे म्यूचुअल फंड में, तो चॉइस ही नहीं है फंड मैनेजर के हाथ में, ये खरीदारी करनी है। यानी पैसा मिड कैप फंड में ही आ रहा है। हमारे यहाँ पे तो 70% तो मिड कैप। ये बात तो सही है, ये बात सही है। जो डोमेस्टिक फंड, अच्छा प्रॉब्लम क्या है हमारे इंडियन इन्वेस्टर में प्रदीप, क्या है कि सबको है ना, वो कहे कि साल में 15% रिटर्न मिलेगा तो मज़ा ही नहीं आता। साल का 40-50% रिटर्न चाहिए, तो फिर आप किसी एडवाइज़र को पूछोगे मुझे 30%, 40%, 85% चाहिए, तो वो बोलेगा स्मॉल कैप में डालो, मिड कैप में डालो। तो सुंदरम म्यूचुअल फंड में जो पैसा आता है इतना मिड कैप में, वो जस्टिफाइड इसलिए आता है, इसलिए मिड कैप शेयरों में इतनी तेजी हो रही है, तो सारा पैसा उसमें आ रहा है। तो अगर आप ही गया तो आप टीसीएस कैसे खरीदेंगे? दिक्कत वो है कि सब मिड कैप में आ रहा है। तो वही है, और यही कारण है कि जो भी करेक्शन हो रही है वो डीप नहीं हो रही है, शैलो करेक्शंस हो रही है, क्योंकि कैश फ्लोज जो आ रही है तो उसको डिप्लॉय करने की जरूरत पड़ती है। ये बड़ी अच्छी बात बताई आपने मिस्टर सुब्रमण्यम, शुक्रिया आपका थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुनील सुब्रमण्यम, सीईओ सुंदरम म्यूचुअल फंड के। और अब लौटते हैं बाजार की तरफ। इस वक्त बीटीएसटी कॉल लेने का वक्त नज़दीक आ रहा है, लेकिन थोड़ा वक्त अभी है हमारे पास, तो आइए देख लेते हैं कि इस बीच और कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर खास तौर पे मार्केट में हलचल देखने को मिली है। पीसी ज्वेलर्स पे नज़र डालिए, करीब 5.5% का एक स्पाइक आपको दिखाई देगा। तकरीबन 2.25 लाख शेयर्स का एक ट्रेड हुआ है यहाँ पर, और ये दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंचता हुआ इस वक्त आपको नजर आएगा। मानस, अगर क्विकली इस पर नजर डालें। देखिए, मेरा एक बीटीएसटी कॉल यहाँ पर बिल्कुल बनता है। मैंने ये मेंशन भी किया है बीटीएसटी कॉल में। बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला है, हाई टॉप हायर बॉटम देखने को मिले हैं। 500 रुपये का एक रेजिस्टेंस था, बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ को स्टॉक ने ब्रेक किया है। अगर एक बीटीएसटी कॉल ली जाए तो अब मैं समझता हूँ स्टॉप लॉस रिवाइज करके 500 के आसपास रखना चाहिए। आप जो अपसाइड पोटेंशियल दिखता है वो कहीं ना कहीं 555, 560 की रेंज में आता है। तो मैं अपने जो स्टॉप लॉस और टारगेट वो रिवाइज करूंगा। स्टॉप लॉस 500 रहेगा और टारगेट 555 के रहेंगे। ओके, ये है बीटीएसटी कॉल पीसी ज्वेलर्स। ये स्टॉक 8% हो गया भागते भागते, लगता है पिछले कुछ मिनटों में तेजी बनी है इस स्टॉक में, और वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा पिछले कुछ मिनटों में ही आए। दिन भर के वॉल्यूम का करीब 50% तो अभी है। मिड कैप शेयरों में जो तेजी होती है दिख रही जबरदस्त है। तो बीटीएसटी कॉल के तौर पर मानस ने दिया है पीसी ज्वेलर्स। वागले साहब भी हैं हमारे साथ। वागले साहब, आपके शेयर कौन से सर खरीदारी करके जाएंगे, या कुछ शॉर्ट तो मिला नहीं होगा? मुझे नहीं लगता आज आपको शॉर्ट मिल रहे होंगे। आफ्टरनून अनिल जी, नहीं शॉर्ट तो है, लेकिन मैं भी पीसी ज्वेलर्स के साथ बीटीएसटी के तौर पे जाना चाहूंगा। 507 का स्टॉप लॉस रहेगा, 540 का टारगेट रहेगा। एसटीबीटी में मैं कैस्ट्रॉल के साथ जाऊंगा, क्योंकि निफ्टी में अभी भी व्यू वैसे बुलिश नहीं है, ऊपर में सेलिंग आ सकती है, तो मैं कैस्ट्रॉल में बेच के जाऊंगा। स्टॉप लॉस होगा 451, टारगेट होगा 435। ओके, तो ये कॉल फिलहाल आ रही है। मानस, आपका कोई और भी कॉल है? जी, मेरा दूसरा कॉल हिंदुस्तान जिंक पे है।
ये भी एक बाई कॉल है। हमने थोड़ा करेक्शन देखा था पिछले दिनों, बट स्टॉक ने 50 दिनों को मूविंग एवरेज पे सपोर्ट किया और फिर से आज शार्प रिकवरी देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी 3-4 मिनट में एक अच्छा मूव आ गया है, तो मैं समझता हूँ यहाँ पर भी स्टॉप लॉस रिवाइज करने की बहुत ज़रूरत है। अब स्टॉप लॉस रिवाइज करके 217 रुपये करेंगे और टारगेट रिवाइज करके 235 रुपये करेंगे। ओके, तो ये राय है मानस की हिंदुस्तान जिंक में भी खरीदारी करने की। एक्चुअली आज वेदांता ग्रुप के तमाम स्टॉक्स बड़े मजबूत है, लेकिन जय ठक्कर हमारे साथ हैं। शेर खान नहीं है नहीं, एक्चुअली उन्होंने भेजी हैं अपने कॉल्स, तो जय ठक्कर के भी BTST। अच्छा, जुआरी एग्रो कैश मार्केट का स्टॉक ये चुना है जय ने खरीदारी करने की, कुछ इंटरेस्टिंग है ये तो। जुआरी एग्रो 4.5% मजबूत है, इसे खरीदें। 177 का स्टॉप लॉस 117। मुझे लगता है जय के देने के बाद ये लगता है स्टॉक बाजार जिस तरह से तेज हुआ थोड़ा भाग गया है। चलिए, लेकिन C8 6% मजबूत है, उसके बावजूद आप खरीद सकते हैं। 1009 का आपका C8 का स्टॉप लॉस है, 1065। ये सारे शेयर, ये सारे कॉल जो 10-15 मिनट पहले लिए गए ना, अब मार्केट के मूड के साथ ये टारगेट्स की तरफ बड़ी तेजी से भाग रहे हैं। बिल्कुल ऐसे लगता है। तो जय के दोनों कॉल्स देख रहे हैं कि टारगेट के नज़दीक काफ़ी पहुंच चुके हैं। AK प्रभाकर के कॉल्स भी आपको बता दें। IDBI कैपिटल के AK प्रभाकर UFO मूवीज़ में बाई कॉल दे रहे हैं, 443 का स्टॉप, 468 के टारगेट। GSFC पे बाई कॉल है, 73 रुपये 80 पैसे का स्टॉक और 80 रुपये के टारगेट आप लेकर के चल सकते हैं। तो ये है आज के BTST कॉल्स, ये आइडियाज़ जिन पर आप दाव लगा सकते हैं। आज हालांकि एक कंसेंसस होता हुआ नजर आया, तो 8 की जगह 7 स्टॉक ही आपको मिले हैं जहां पर आप BTST करेंगे। लेकिन इस बीच कुछ और स्टॉक्स पर नज़र डालें। नारायण हृदयालय, और यहाँ पर जिस तरह से हम तेज़ी फिलहाल बनते हुए देख रहे हैं मयूरेश, ये देखिए नारायण हृदयालय काफ़ी वक्त के बाद एक्शन में दिख रहा है, लेकिन 15,000 शेयर्स की केवल बाइंग आई है, उससे 3% ऊपर, यानी कितना लिक्विड हो गया ये। बिल्कुल, लेकिन एज अ स्पेस आई थिंक मैं अभी भी एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक और एक बुलिश कॉल रखता हूँ ये सेक्टर पर। लार्जली आई थिंक अगर हम देखें जितने एडिशंस एक्सपेक्टेड हैं इन टर्म्स ऑफ बेड कैपेसिटीज और जितनी आई थिंक शॉर्टेज हमें देखने मिल रही हैं, आई थिंक दैट इटसेल्फ शोज दैट द डायनामिक्स ऑफ दिस इंडस्ट्री आर इन फेवर ऑफ हेल्थ केयर गाइज। दूसरी बात आपको ये देखनी चाहिए, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है पर बेड, आई थिंक दैट इज कमिंग डाउन स्लोली एंड स्टेडीली। अगर नए हॉस्पिटल्स को आप एक्सक्लूड करें, पुराने हॉस्पिटल्स और पुराने बेड जिसकी मैच्योरिटी पीरियड अच्छी खासी हो गई है, वहां पे आई थिंक द काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑन द EBITDA पर बेड काइंड ऑफ लेवल इज क्वाइट सब्सटेंशियल। तीसरा आपको ये देखना चाहिए कि द जनरल ट्रेंड ऑफ मेडिकल टूरिज्म हैज स्टार्टेड पिकिंग अप सिग्निफिकेंटली। मेडिकल टूरिज्म का ये मतलब होता है कि जो बाहर गांव से देश से आते हैं लोग, आउट पेशेंट्स, आई थिंक दैट प्रोपोर्शन इज इंक्रीजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, और इसका जो पाए है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहा है। और फोर्थ, आई थिंक ऑर्गेनाइज स्पेस में आई थिंक बहुत कम प्लेयर्स हैं जो आई थिंक केटर करते हैं। तो मेरे ख्याल से आई थिंक शॉर्टेज इन टर्म्स ऑफ डिमांड सप्लाई एंड डायनामिक्स इन टर्म्स ऑफ इंप्रूवमेंट इन फाइनेंशियल्स आई थिंक फेवर करते हैं सेक्टर को। तो आई थिंक आई रिमेन एक्सट्रीमली पॉजिटिव ऑन दिस सेक्टर एंड स्टॉक्स विद इन दिस सेक्टर। नारायण हृदयालय आज तो जो सेकंड हाफ में, अब किसी का भी चार्ट निकाल के देखो प्रदीप, सारे चार्ट ऐसे हो गए हैं। ये मतलब शो हमने शुरू किया 2 से 2:30 ट्रेडर्स हॉटलाइन, वो कॉल वो लियर, उसके बाद 2:30 बजे से जो मूवमेंट आया, एक्चुअली असली एक्शन आजकल मार्केट में सेकंड हाफ में आ रहा है, और 2:30 से 3:30 बजे का एक्शन इतना ज़बरदस्त होता है कि जिन लोगों ने मिस कर दिया वो समझ ही नहीं पाएंगे कि सुबह क्या हुआ था, दोपहर में क्या हुआ। तो बड़ी तेज़ी इन तमाम मिड कैप शेयरों में होती दिख रही है, और कोई भी रीजन। अब आप देखिए डाउ सिर्फ 10 अंक नीचे ऊपर है, कोई ऐसी बड़ी तेज़ी वाला तो मामला है नहीं। यूरोप में भी देखिए आप, खाली FTSE आधा % ऊपर है, बाकी एक डैक्स या कैक तो नीचे ट्रेड कर रहा है। उसके बावजूद ये मजबूती जो है ये बहुत ज़बरदस्त है। और ये देखिए कि इंडेक्स पे इतना रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है वो जो। अब आप सोचो, ये तो ठीक है कल छुट्टी थी, अगर छुट्टी नहीं होती तो निफ्टी शायद 8,800 के आसपास होता आज। बचत की कल गिराना होता है नहीं, कल तो पूरे ग्लोबल मार्केट्स परसों चूंकि भागे थे ना। हाँ, तो हम चूंकि 2 दिन की एक साथ एडजस्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी मतलब हम इतनी अच्छी मजबूती से हैं, तो मतलब बढ़िया कहा जाएगा मार्केट। और डेटा कितने ख़राब है कल, फिर देखिए आपने सोमवार को इंडेक्स फ्यूचर्स, निफ्टी और स्टॉक फ्यूचर्स, कैश तीनों मिलाकर FIs ने करीबन 2-2.5 हज़ार करोड़ की बिकवाली की, उसके बावजूद बाजार गिर नहीं रहा। तो ये बड़ी जबरदस्त स्ट्रेंथ है मार्केट। और ये जो स्टॉक चल रहे हैं उनमें कितना किस हद तक लगता है कि FIs का पार्टिसिपेशन होगा? बहुत ही कम, नहीं के बराबर। FIs के पार्टिसिपेशन वाले तो बेचारे HDFC बैंक उठ ही नहीं पा रहे हैं, जहाँ उनकी होल्डिंग ज़्यादा है, तो उनकी बिकवाली तो जहाँ है वहाँ है ही। लेकिन बाकी स्टॉक्स जो ज़रूर है, ये कैश मार्केट के स्टॉक लगता है घरेलू फंड दमदार पैसा लगा रहे हैं मार्केट। बिल्कुल, ये संकेत तो साफ यहाँ पर दिखाई देते हैं। आज अगर आप देखें मार्केट का एक और फ्लेवर है, वो है केमिकल स्टॉक्स का।
आप बोदल केमिकल जैसे स्टॉक्स देख सकते हैं जहां पर हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी बनते हुए देखी। एक बार फिर सुदर्शन केमिकल शुरू से ही सुबह से ही तेज़ी में था ये तो। क्या इस सेक्टर पे आप फंडामेंटली पॉजिटिव व्यू रखते हैं मयूरेश? प्रदीप जी, आई थिंक हर एक कंपनी को देखना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक अगर हम केमिकल्स की बात करें तो आई थिंक हर एक कंपनी अलग अलग केटर करती है, इनका एक नीश प्रेजेंस होता है। तो स्पेशलिटी केमिकल्स की अगर हम बात करें तो देयर आर अ फ्यू कंपनीज हैविंग अ नीश इन दैट सेगमेंट इटसेल्फ, और विद इन स्पेशलिटी केमिकल्स आई थिंक कोई रेफ्रिजरेंट मेकर्स को आई थिंक सप्लाई करता है, कोई स्पेसिफिक आई थिंक एफएमसीजी प्लेयर्स को सप्लाई करता है, कोई एग्रोकेमिकल्स फील्ड में है। तो मुझे लगता है आई थिंक चुनिंदा स्टॉक्स विद इन द स्पेस कैन स्टिल डू वेल। दूसरा बात ये भी देखना चाहिए, आई थिंक जो चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं और जो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स हैं विद इन दीज रिस्पेक्टिव स्पेसेस, आई थिंक कहीं ना कहीं उनमें कर्व्स लगे हुए थे, इसलिए आई थिंक द इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ऑलवेज हैड एन अपर हैंड एंड दैट इज प्रॉब्ली एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम। इसलिए मैं बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रहूंगा विद इन द स्पेस, क्योंकि काफी स्टॉक्स शायद चल चुके हैं, बट वन रियली नीड्स टू आइडेंटिफाई द स्पेस वेयर देयर इज मिनिमल कॉम्पिटिशन गोइंग फॉरवर्ड, और जहां पे आई थिंक कैश फ्लो डायनामिक्स और अर्निंग्स डायनामिक्स यहाँ से आई थिंक कंसिस्टेंटली भी रहे, तो आई थिंक दैट कैन क्रिएट री रेटिंग इन दीज स्टॉक्स। आपने कुछ आइडेंटिफाई किया है मयूरेश? I think traditionally, I think agrochemical space में I think UPL is something that I've always liked. तो अगर investors UPL जैसे stock hold करते हैं तो बिल्कुल hold करना चाहिए. And there are a couple of specialty chemical players जैसे नवीन फ्लोरीन पे I think I was extremely optimistic lower levels पे. शायद ये stock बहुत ज़्यादा चल चुका है, इसलिए valuation comfort at this point of time आता नहीं है. तीसरा अगर हम देखें तो SRF, I think even that stock has moved up significantly. But कहीं ना कहीं जो investors इस stocks को hold करते हैं नीचे के levels पे I think बिल्कुल hold करना चाहिए. कॉक्स एंड किंग्स, ये स्टॉक देखिए पिछले 10 मिनटों का मूव, इस स्टॉक में जो तेज़ी आई है ज़बरदस्त तेज़ी बनती दिखी है। 8% भाग गया ये शेयर और अच्छी तेज़ी बनती हुई दिख रही है। हफ्ते भर पहले यहाँ पर एक के बाद एक कई सारे ब्लॉक्स होते हुए दिखे थे। वागले साहब, चार्ट्स पर कहीं कोई ब्रेकआउट का संकेत है या फिर पुराने हाइस के आसपास पहुंचा है 220 पर कॉक्स एंड किंग्स, क्या करेंगे? अनिल जी, ब्रेकआउट बिल्कुल आया है। 212 का वो अहम लेवल है जो ब्रेक हुआ है, तो ये लेवल पे लिया जा सकता है। 212 के नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस रखे, 211, 211, और मुझे लगता है ये 240 250 के बीच में जाने की क्षमता रखता है अगले कुछ दिनों में या हफ्तों में। ओके, इसके अलावा ये देखते हैं आखिरी मिनटों में क्या कुछ तेजी देखी जा रही है, कहाँ पे। टाटा मोटर्स DVR खास तौर पे देखिए 5 लाख शेयर्स यहाँ पे ट्रेड होते हुए पिछले कुछ मिनटों में पूरे दिन के वॉल्यूम का करीब 20%, और टाटा मोटर भी पीछे नहीं है ज़्यादा। मानस, क्या तेजी करके जाएंगे? बिल्कुल तेजी करके जाएंगे। टाटा मोटर्स DVR दोनों ही स्टॉक बेहतर लगते हैं, क्योंकि देखिए जो मीडियम टर्म चार्ट से बहुत ही क्लियरली बुलिश है, क्योंकि हायर टॉप्स हायर बॉटम देखने को मिले हैं। पिछले 4-5 दिनों में करेक्शन मार्केट के साथ जरूर देखने को मिला, बट अब मैं समझता हूँ कि करेक्शन खत्म हो गया है। यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग करने चाहिए। 545 का स्टॉप लॉस लगे, और कम से कम आप उम्मीद कर सकते हैं कि 595 और मे बी 600 के लेवल्स आने वाले 1 से 2 हफ्ते में टाटा मोटर्स में देखने को मिले। ओके, तो टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स DVR दोनों बड़ी तेज़ दौड़ लगा रहे हैं। ये स्टॉक तो जाने ही जाते हैं दौड़ लगाने के लिए, जब भी ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी रिकवरी हो भाग जाते हैं। मयूरेश, ये पसंद है कि आपको जेंट्स ज्वेलरी वाले स्टॉक्स जो 20% भागे? देखिए गीतांजलि 20% ऊपर है, तारा ज्वेल्स आज स्टॉक 2020 की टीम में था हेमंत के, 13-14%, PC ज्वेलर्स 10%, TBZ 7-8%। ऐसा क्या हो रहा है? फेस्टिव सीजन क्या है, मतलब इतनी बड़ी एकदम दमदार तेजी जो बनी इनमें, इंटरेस्टिंग है। आप क्या खरीदेंगे? अगेन लार्जली अनिल जी जैसे आप राइटफुली कह रहे हैं, आई थिंक फेस्टिव सीजन इज प्रॉब्ली अराउंड द कॉर्नर। दूसरी बात ये देखना चाहिए आपको कि ऑर्गेनाइज स्पेस में आई थिंक कितने प्रोपोर्शन आई थिंक गोल्ड ज्वेलरी से आते हैं और कितने स्टडेड ज्वेलरी से आती हैं, क्योंकि स्टडेड ज्वेलरी की जो मार्जिन होती है काफ़ी हाई होती है। तीसरा आई थिंक जो नए नॉर्म्स लाए हैं गवर्नमेंट में, इसका आई थिंक कुछ इम्पैक्ट तो आई थिंक ऑर्गेनाइज प्लेस पे शायद एक इम्पैक्टफुल देखने मिले। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मेरे हिसाब से आई थिंक नंबर्स में कंसिस्टेंसी आना। गोल्ड प्राइसेस कैसे मूव होती है इस पर लार्ज डिपेंडेंट होता है डिमांड सप्लाई के डायनामिक्स का, और लार्जली अगर हम अज्यूम करके चलते हैं कि गोल्ड प्राइसेस रिमेन स्टेबल गोइंग फॉरवर्ड जस्ट बिफोर द फेस्टिव सीजन, आई थिंक देयर कैन बी अ ह्यूज डिमांड फॉर गोल्ड ज्वेलरी और स्टडेड ज्वेलरी इन दैट रिस्पेक्ट। तो आई थिंक जो मार्जिन इंप्रूवमेंट हम एक्सपेक्ट करते हैं और जो स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है स्पेसिफिकली Q3 बिकॉज ऑफ द फेस्टिव सीरीज इन इंडिया, आई थिंक वहाँ पे थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर एज वेल एज ऑन ईयर बेसिस। सो लार्जली आई थिंक ऑन अ क्वार्टर बेसिस आई थिंक परफॉर्मेंस कैन बी क्वाइट गुड, बट लार्ज पैरामीटर पे अगर हम देखें तो आई थिंक स्पेसिफिक रहूंगा। तो इन दैट सेंस इटसेल्फ आई थिंक आई स्टिल प्रेफर अ टाइटन। तो लोग अगर टाइटन होल्ड करते तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए।
बस सबसे 5 मिनट बाद हम आपको बताने वाले हैं स्टॉक 2020 के रिजल्ट, और बड़े इंटरेस्टिंग होंगे रिजल्ट, इसलिए 5 मिनट और इंतज़ार कीजिए, बाजार बंद होने देता हूँ। रिजल्ट क्यों इंटरेस्टिंग होगा वो भी तभी बताऊँगा, लेकिन इस बीच बाजार बेहद मजबूत है और कुछ मिड कैप शेयर जो बड़ी एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। सेंचुरी टेक्सटाइल्स, इस स्टॉक के चार्ट देखकर बताएं वागले साहब, कल के लिए खरीदा जाए इसे? अनिल जी थोड़ा सा रेंज के बाहर चला गया है क्योंकि इसका छोड़ दीजिए, ये तो एक्चुअली एफएनओ के बैन में भी है। मुझे लगता है आज शॉर्ट कवरिंग हो रही है। आपसे बात करते करते मैंने ओपन इंटरेस्ट देखा 1.5% कम हुआ है, स्टॉक 6% मजबूत है, तो बैन में तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं। लेकिन एक स्टॉक बैन में होने के बावजूद आज बढ़ रहा है और वो है रिलायंस कम्युनिकेशन। पूरी उम्मीद है आज नतीजे आएंगे, अभी बाजार बंद होने के बाद किसी भी वक्त आएंगे, और एयरसेल के साथ इनकी डील का ऐलान भी आज ही हो जाने वाला है, लगभग तय मानकर चल रहे हैं लोग। ये बताएं कितना फ़ायदा होगा मयूरेश रिलायंस कम्युनिकेशन को, और क्या ये समझा जाए कि यहाँ पर फिर 2-3 रुपए से ज़्यादा की रिस्क नहीं है, एक मौका बन सकता है पैसा लगाने का? नहीं, लार्जली वापस अगर डील के डायनामिक्स को देखें तो आई थिंक लेट द डील एक्चुअली कम थ्रू, लेकिन जैसे कोर डायनामिक्स में बात कर रहा था एट द बिगिनिंग ऑफ द शो, मुझे लग नहीं रहा है कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखने वाला है इधर ये नतीजों में, और एटलीस्ट स्टैंड अलोन बेसिस पे गोइंग फॉरवर्ड एज वेल, क्योंकि जैसे हम कम्युनिकेशन बिजनेस की बात कर रहे थे, स्पेसिफिकली इनके वायरलेस बिजनेस में, आई थिंक देयर इज स्टिल सम अमाउंट ऑफ लंपीनेस गोइंग फॉरवर्ड। दूसरा, आई थिंक जितने पॉजिटिव्स की हम बात कर रहे थे विद वॉट एवर स्ट्रेटेजिक टाइप्स हैव हैपेंड विद जियो, प्रॉब्ली आई थिंक मार्केट हैव जस्टिफाइड दैट टू अ लार्ज एक्सटेंट। और तीसरा, आई थिंक ओवरऑल टेलीकॉम इंडस्ट्री के हम बात करें तो आई थिंक व्हाट रियली नीड्स टू अकाउंट कि कितना आई थिंक गेन्स होगा एंड विद स्पेक्ट्रम ऑप्शंस कमिंग थ्रू, एक लेवरेजिंग जो बैलेंस शीट में आई थिंक इंक्रीज होने की बात हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जनरली ब्रॉडली फॉर द इंडस्ट्री, अलॉन्ग विद नेट डेट टू एबिटा लेवल्स प्रॉब्ली इंचिंग अप। कहीं ना कहीं आई थिंक रिटर्न रेशियोज थोड़े सबड्यूड ही रह सकते हैं, तो आई थिंक आई अवेट व्हाट कम्स थ्रू इन टर्म्स ऑफ बोथ रिजल्ट्स एंड इफ अनाउंसमेंट्स इफ एनी, लेकिन आई थिंक वेट फॉर रिजल्ट्स टू कम थ्रू, प्रीएम करने से कोई मतलब नहीं बनता है स्टॉक में। ओके, लेकिन इस बीच एक स्टॉक पे आप नज़र डालिए और वो है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का, जहाँ पर हमने देखा एक तेज़ उछाल आते हुए, और इस बीच अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम्स पे भी नज़र डालेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त तगड़े वॉल्यूम देखने को मिले हैं। अब ये 10 लाख से ऊपर निकलते हुए आपको नजर आएगा। प्रदीप, यहाँ पर भी लगता है कि वायदा कारोबार के बैन से बाहर निकलने की मुझे लगता है पोजीशंस कम हुई है 1-2 दिनों में। आज भी आई बुल रियल में ज़्यादा नहीं 1% कम हुआ है ओपन इंटरेस्ट, कितना 7 शेयर वायदा कारोबार के बैन में। लेकिन जो ये पूरा बिल्डअप हुआ था वो गिरावट के दौर में हुआ था, करीब 8-10 सेशंस तक लगातार गिरा। लेकिन पिछले सेशन में भी आप देखिए सोमवार को तो एक अच्छा उछाल आया निचले स्तरों से, और आज हालांकि बैन में आने के बाद शॉर्ट कवरिंग हो रही है। और इंटरेस्टिंग बात है, जिन लोगों को बड़ा मजा आता है ना कि हम रियल एस्टेट शेयरों में ट्रेड करें, मतलब बड़े मुंह ऊपर नीचे आते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी खबर अच्छी नहीं कि DLF, HDL, आई बुल रियल तीनों ही बैन में, तो आप सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं, ओवरनाइट ट्रेड करें। अच्छा, और बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं जो जनरली बैन वाले स्टॉक्स को ट्रेड करने के लिए मना ही करते हैं, मत करें। तो 7 स्टॉक बैन में हैं, 3 तो ये रियल एस्टेट वाले हो गए। कहना चाहते हैं कि ये जो रिकवरी आ रही है इस वजह से, क्योंकि कोई शॉर्ट नहीं करता। हाँ, शॉर्ट नहीं। जेन इरिगेशन देखिए बैन में 9% भाग गया। अच्छा, अब ये शॉर्ट पोजीशन बनने की वजह से बैन में आए थे, और जैसे ही मिड कैप्स भागे तो देखिए शॉर्ट कवरिंग जेन में हो रही है, 9% भागा, क्योंकि आप देखिए ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा है बिल्कुल भी नहीं, तो 9% स्टॉक भागे और ओपन इंटरेस्ट ना बढ़े। एक और स्टॉक आप देखिए सेम वही सिचुएशन आपको उनके साथ, वहाँ पे नई पोजीशन तो बनेगी। हाँ, सेम सेंचुरी के साथ वही सिचुएशन है। कावेरी आप देखिए, कावेरी सीट आज सुबह ही हम बात कर रहे थे इसकी, आज बैन से बाहर निकला, देखिए कितना बढ़ा है, 5% कावेरी बढ़ा है, 12% ओपन इंटरेस्ट बढ़ चुका है। वागिल साहब याद है ना सुबह हम बात कर रहे थे कावेरी की? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब अभी बैन में अब आज आएगा नहीं आएगा पता नहीं, क्योंकि 12% ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया, खरीद के जाएं कैसे? अनिल जी नहीं, मुझे पैटर्न क्लियर नहीं है, अभी भी प्राइस तो ऊपर है, लेकिन मैं वेट करूंगा। लगभग 360 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो मेरे लिए पॉजिटिव होगा, मैं अवॉइड करूंगा। ओके, चलिए वक्त है यहाँ पे इजाज़त लेने का। मिस्टर वागले शुक्रिया आपका, मानस और मयूरेश आपका भी शुक्रिया। देखते हैं आज मार्केट की क्लोजिंग कैसी होने जा रही है। 8,750 की तरफ बढ़ने की पूरी कोशिश, दिन की